व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और गाइस, पिछले वीडियो में रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और कैसे आप इन्हें मेजर कर सकते हैं, इनके क्या फॉर्मूलाज हैं, इनके बेसिस पर यानी कंडक्टिविटी के बेसिस पर हमने सब्सटेंसेस को कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। सुपर कंडक्टर्स पहले 0 से 15 केल्विन पर माने जाते थे, लेकिन अब 150 तक चला गया। ये सब बातें हमने डिस्कस की थी, बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। नाउ गाइस, इन दिस टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का सिंबल क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों ने? कप्पा। सो मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी इन आयोनिक सॉल्यूशंस। मतलब अगर आपके पास में कोई आयोनिक सॉल्यूशन है, जो कि हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमेशा होता है, कोई नई बात नहीं है, तो इन आयोनिक सॉल्यूशंस के अंदर आप कंडक्टिविटी कैसे मेजर करोगे। आप सब लोगों ने फिजिक्स के अंदर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने रेजिस्टेंस निकालना सीखा होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से आप लोगों ने रेजिस्टेंस निकालना सीखा होगा, और उस रेजिस्टेंस को ही फॉर्मूले में जब आप पुटअप करोगे तो आपको कंडक्टिविटी और ये सब मिल जाया करेगी। तो दैट इज वेरी इजी। लेकिन बच्चों, प्रॉब्लम क्या है, जब हमारे पास में आयोनिक सॉल्यूशन होता है तो आयोनिक सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में दो तरीके की प्रॉब्लम आती है। पहला, अगर आप इस आयोनिक सॉल्यूशन के अंदर, जैसा आप फिजिक्स में करते हो, अगर आप डायरेक्ट करंट अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा बच्चों? डायरेक्ट करंट की वजह से क्या होगा? आयोनिक सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसके अंदर जो सॉल्वेंट है मे बी वो वेपोराइज हो जाएगा और कंसंट्रेशन के अंदर चेंजेस आ जाएगा। डायरेक्ट करंट ये भी करता है कि मान लीजिए आपके पास में कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट नॉन डिसोसिएटेड फॉर्म में है। डायरेक्ट करंट उसको भी डिसोसिएट कर देगा, कंसंट्रेशन में फिर चेंज ले आएगा। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है कि क्यों होता है, लेकिन यह बात जरूर ध्यान रखना है कि डायरेक्ट करंट कंसंट्रेशन के अंदर चेंजेस कर देता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डायरेक्ट करंट की वजह से, डीसी की वजह से बदल जाता है। बड़ी परेशानी की बात है। दूसरा, आप सॉल्यूशन को व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट कैसे करोगे? वी कैनॉट कनेक्ट। दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास में क्या है? वी कैनॉट कनेक्ट द आयोनिक सॉल्यूशन। आप इस आयोनिक सॉल्यूशन को आप कनेक्ट नहीं कर सकते। वी कैनॉट कनेक्ट द आयोनिक सॉल्यूशन इनटू द व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर आप लोग आयोनिक सॉल्यूशन को कनेक्ट कैसे करोगे? तो गाइस, अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को यही बात पढ़ाकर टॉपिक खत्म कर दिया था कि अगर आपको एक आयोनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी पता करनी है तो हमारे पास कंडक्टिविटी पता करने के लिए हमारे पास में व्हीटस्टोन ब्रिज ही होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर आप आयोनिक सॉल्यूशन को अटैच कैसे करोगे? क्यों? क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज बनता कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपका इस तरीके से मीटर होता है, देन यहां पर आपके पास में इस तरीके से ये जो मैंने लगा रखा है, ये आपका मेटल लगा रखा है, देन यहां पर मेटल होता है, देन यहां पर आपका मेटल होता है इस तरीके से नाउ, और ये कुछ इस तरीके से देन यहां पर कनेक्टेड होता है। यहां पर की वगैरह होती है। आपका व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस तरीके से दिखता है। ये अभी नॉर्मल पढ़ा रहा हूं। यहां पर आप लिखते हैं R1 रेजिस्टेंस 1, R2 रेजिस्टेंस ऑफ R2, R3, R4, लाइकवाइज आप इसको बनाते हैं, और जो भी अननोन होता है आप उसका इसके अंदर रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, इस ब्रिज के अंदर इन तारों से आप आयोनिक सॉल्यूशन को कनेक्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कनेक्ट द आयोनिक सॉल्यूशंस टू द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो परेशानी की बात है। दूसरा, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर
अगर आप डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हो तो डायरेक्ट करंट क्या करेगा, कंसंट्रेशन को बदल देगा। तो आप अगर 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करने के लिए डीसी अप्लाई करा तो डीसी की वजह से हो सकता है ये 1 मोलर से 1.5 मोलर हो जाए, 2 मोलर हो जाए, कंसंट्रेशन के अंदर बदलाव आ जाए, तो भी प्रॉब्लम वाली बात है। तो अब हम इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने देखिए सॉल्व कैसे किया। पहली प्रॉब्लम, डायरेक्ट करंट की जगह हमने प्रोवाइड करना शुरू किया ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। तो डीसी की जगह आप लोगों को कैसा करंट रखना है, एसी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि अब जब हम लोग आयोनिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी पता करेंगे, हम ऑल्टरनेट करंट देंगे, मतलब डायरेक्ट करंट कभी सप्लाई नहीं करेंगे, हम ऑल्टरनेट पाथवे से करंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, व्हीटस्टोन ब्रिज में आप डायरेक्टली आयोनिक सॉल्यूशन को नहीं लगा सकते, इसलिए फॉर्म किए गए कुछ कंडक्टिविटी सेल्स, क्या बनाए गए, कुछ कंडक्टिविटी सेल्स बनाए गए। इन कंडक्टिविटी सेल्स के अंदर आप लोग क्या करोगे, आयोनिक सॉल्यूशंस को भरोगे, और इन आयोनिक सॉल्यूशंस को भरने के बाद उस सेल को, अब इस सेल को आप व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा सकते हो। दिस कंडक्टिविटी सेल्स, नाउ कंडक्टिविटी सेल्स कैसे बनाएंगे, दीज सेल्स आर फिल्ड विथ, दीज सेल्स आर फिल्ड विथ द आयोनिक सॉल्यूशन। आप आयोनिक सॉल्यूशन से इन्हें भर सकते हैं। दिस सेल्स आर फिल्ड विथ आयोनिक सॉल्यूशंस एंड आर कनेक्टेड टू द व्हीटस्टोन ब्रिज। और फिर आप बड़े आराम से इसे व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट कर सकते हो। तो क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई, तो क्या आप लोगों को सॉल्यूशन मिल गया। पहला क्या करना है, डीसी को रिप्लेस करना है एसी से, और दूसरा क्या करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर आप डायरेक्टली आयोनिक सॉल्यूशन ही लगा सकते हो, तो कुछ कंडक्टिविटी सेल बनाओ और उसके अंदर इसे भरो। और अब हमारा टॉपिक ही है कंडक्टिविटी सेल। तो अब हम लोग कंडक्टिविटी सेल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बट पहले जरा इतना नोट करो। हाँ बच्चों, चलिए, तो अब हम लोग हमारे इस पाथ पर आगे बढ़ चले हैं, और अब हम लोग सब ये बात समझ गए हैं कि अगर आपको रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी पता करना है, तो ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रेजिस्टेंस पता करने के लिए आप व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल कीजिए। व्हीटस्टोन ब्रिज से आपको मिलेगी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से आप निकाल सकते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस से आप निकाल सकते हैं कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस से आप निकाल सकते हैं कंडक्टिविटी। तो अब हम लोगों को बस ये करना है कि कुछ ऐसा हमारे पास जुगाड़ आ जाए कि इस आयोनिक सॉल्यूशन को हम व्हीटस्टोन ब्रिज से लगा सकें, व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट कर सकें। डायरेक्ट करंट को तो ऑल्टरनेटिंग करंट से रिप्लेस कर दिया। तो अब हम लोगों ने यह बात पता करी कि अगर हमारे पास में कंडक्टिविटी सेल्स हो, ये कंडक्टिविटी सेल्स क्या होते हैं, कंडक्टिविटी सेल्स ऐसे स्पेशली डिजाइंड सेल्स होते हैं जिसके अंदर आप अपने आयोनिक सॉल्यूशन को फिल कर देते हैं, और इस सेल को आप व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में दो शेप के, मार्केट में दो टाइप के कंडक्टिविटी सेल्स अवेलेबल होते हैं। देखिए, पहला सेल कुछ इस तरीके से होता है, एक इस तरीके का आपके पास में ग्लास की ट्यूब होती है, ये एक आपके पास में इस तरीके की ग्लास की ट्यूब होती है। इस ग्लास की ट्यूब में यहां पर से एक इनलेट दिया हुआ होता है जिसको आप बाद में पैक कर देते हैं। इस इनलेट से आप इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को या आपके आयोनिक सॉल्यूशन को इस सेल के अंदर फिल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आयोनिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आपने क्या करा, इस इनलेट से इस ग्लास ट्यूब के अंदर पूरा आयोनिक सॉल्यूशन भर दिया। अब आपके पास में यहां पर दो, इस तरीके से आपके पास में यहां पर ये देखिए, ये इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। नाउ यहां पर आपके पास में दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स, एक ऐसा इधर होगा और एक इलेक्ट्रोड आपका मैं इधर बना देता हूं, बिल्कुल सेम इलेक्ट्रोड होगा इस तरफ से। तो ये दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स कुछ इस शेप के आपके पास में होंगे, और यहां पर इसके अंदर से एक बारीक सा प्लेटिनम वायर भी अंदर चलेगा, जो यहां पर आकर इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। यही दोनों इलेक्ट्रोड्स, दीज इलेक्ट्रोड्स, ये भी इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है, ये दोनों इलेक्ट्रोड काहे से बने हैं, दीज इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ प्लेटिनम। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स काहे से मिलकर बने हैं प्यारे बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स मिलकर बने हैं आपके
प्लेटिनम से। क्या दिक्कत इसके अंदर किसी भी टाइप की, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कोटिंग की गई है एक तरीके की प्लेटिनम ब्लैक की। प्लेटिनम ब्लैक इज कोटेड ओवर द इलेक्ट्रोड्स, ओवर द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग की गई है। प्लेटिनम ब्लैक मतलब काला प्लेटिनम नहीं, फाइनली ग्राइंडेड प्लेटिनम, यानी प्लेटिनम बिल्कुल बारीक मुहिम पीसा हुआ, बिल्कुल जिसको बोलना चाहिए इतना ज्यादा छोटी पार्टिकल साइज होगी इस प्लेटिनम की कि ये आटे जैसा लगेगा। और उस फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम को इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से यानी करंट सप्लाई करके इस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रिकली चिपकाया गया है, मतलब हाई वोल्टेज में करंट पास किया गया। तो जो फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम था वो इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर चिपक गया, इसीलिए इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक बुलाया था। तो प्लेटिनम ब्लैक का मतलब काला प्लेटिनम नहीं, फाइनली ग्राइंडेड प्लेटिनम की कोटिंग की गई है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो कुछ इस तरीके से दिखता है आपका कंडक्टिविटी सेल। नाउ कंडक्टिविटी सेल में आपने अंदर आपका आयोनिक सॉल्यूशन भर दिया। ये आयोनिक सॉल्यूशन यहां से इस इलेक्ट्रोड के और यहां से इस इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आ गया और ये इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड हो गए। और ये जो वायर ऊपर आपको यहां पर दिख रहा है, इन्हीं वायर्स को आप व्हीटस्टोन ब्रिज में जाकर कनेक्ट कर दो। हम लोग सब जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक डिटेक्टर लगा हुआ है और ये यहां पर एक मेटल लगा हुआ है, देन यहां पर एक मेटल लगा हुआ है, यहां पर एक मेटल लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3 और आपको इसका रेजिस्टेंस पता लगाना है। तो यहां पर इस तरीके से आप इस सेल को अटैच कर दीजिए। ये सेल को आपने यहां पर इस तरीके से अटैच कर दिया, ये हो गया आपका कंडक्टिविटी सेल। समझ पा रहे बात को? यहां पर आपने कंडक्टिविटी सेल को इससे अरेंज कर दिया बस। और यहां पर ये आपकी की हो गई। जैसे ही आप इसकी की को स्टार्ट करेंगे आपको यहां पर इसका रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। लेट्स से इसका रेजिस्टेंस R4 है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों इसके अंदर? पक्की बात? श्योर है? तो इस तरीके से आप यहां पर कंडक्टिविटी सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं बात? तो अब हम लोगों को यह बात तो पता चल गई कि हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हमारे कंडक्टिविटी सेल को लगा सकते हैं। अच्छा, एक सेल में और बता देता हूं, वैसे कोई ज्यादा उसके अंदर डिफरेंस नहीं है, बस साइज का डिफरेंस है और शेप का डिफरेंस है। वो इस तरीके से आपको एक बीकर के फॉर्म में दिखाई देता है, ये इस तरीके से। और इसके अंदर भी आप लोग ऊपर से आयोनिक सॉल्यूशन भर सकते हैं। या आपने आयोनिक सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है। यहां पर आपने एक इलेक्ट्रोड ये डिप कर दिया, एक इलेक्ट्रोड आपने यहां पर डिप कर दिया। इसके अंदर वही फाइनली बारीक सा प्लेटिनम का वायर चल रहा है, इसके अंदर भी फाइन प्लेटिनम का वायर चल रहा है। प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम ब्लैक से कवर्ड होगा, सब कुछ सेम होगा, कोई फर्क नहीं होगा। ये आपका आयोनिक सॉल्यूशन, सब कुछ सेम होगा। बस ये कंडक्टिविटी सेल ऐसा दिख रहा है, ये कंडक्टिविटी सेल आपको ऐसा दिख रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या दोनों कंडक्टिविटी सेल्स क्लियर है? व्हाट आर कंडक्टिविटी सेल्स? कंडक्टिविटी सेल्स क्या होते हैं? दीज आर द स्पेशली डिजाइन्ड सेल यूज टू अटैच the ionic solution to your Wheatstone bridge. Why? To find out the resistance. And if we can find out the resistance, we can also find out the conductivity. तो क्या आपको conductivity cells clear हो गए? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? Now, हम इस दोनों cells का इस्तेमाल करके how we can find the resistance, the resistivity. तो पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों को resistance का फॉर्मूला याद है? Yes sir, resistance is equal to rho, which is called as resistivity, L by A. This is the formula of resistance. What is conductivity? That is G. G is equal to kappa A upon L. हम लोग सब जानते हैं resistance and resistivity are the reciprocal of each other and resistance and conductance are reciprocal of each other and resistivity and conductivity are reciprocal of each other. तो ये तीनों फॉर्मूलेज हमें याद है। नाउ अगर हम बात करें इन दोनों कंडक्टिविटी सेल की, तो मैं आपको ये लेके समझा रहा हूं, आप उसका एग्जांपल ले सकते हो। यहां पर देखिए इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने नाम दे दिया L।
सो द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज एल। आप देखिए आपके फॉर्मूले में आपको एल की जरूरत है, लेंथ ऑफ वायर, हम फिजिक्स में से लेंथ ऑफ वायर समझते थे, यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। एल का मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। सिमिलरली जो ए है वो इन इलेक्ट्रोड्स का क्रॉस सेक्शन एरिया है, इन इलेक्ट्रोड्स का क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग क्या मान के चलेंगे, ए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इज एल एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इज ए। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। आप बड़े आराम से इसका रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। और अगर आपको यह बात सबको पता है, यह बात हम सबको पता है दैट कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये कंडक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये इसका रेसिप्रोकल है। सो कंडक्टेंस अगर आपको निकालना हो तो कंडक्टेंस इज और कैन बी रिटन एज ए अपॉन एल। रो यहां पर लेंथ के साथ मल्टीप्लीकेशन में था तो रो यहां पर नीचे आ जाएगा। अब हम लोग सब जानते हैं रो इज 1 अपॉन कप्पा, ये भी इसका रेसिप्रोकल है। तो रो की जगह अगर मैं यहां पर कप्पा लगा दूं तो कप्पा ऊपर चला जाएगा, यानी कि कंडक्टिविटी ऊपर चली जाएगी, कंडक्टिविटी इंटू ए लाइक दिस। तो आप इन दोनों फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करके बड़े ही आराम से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इस सेल के लिए आप लोग पता कर सकते हो। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? क्या आपको कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस के बारे में, आयोनिक सॉल्यूशन के मेजरमेंट के बारे में पता लगा? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम? पक्की बात। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेल कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज सेल कांस्टेंट? ये जो आपने कंडक्टिविटी सेल बनाया है, एक टर्म आप सब लोगों को ध्यान रखनी है, सेल कांस्टेंट। बेटा सेल कांस्टेंट को हम लोग जी स्टार से लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जी स्टार। एंड हमेशा ध्यान रखना जी स्टार और सेल कांस्टेंट इज नथिंग बट लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। इस कंडक्टिविटी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज एल एंड जो इनका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा दैट इज ए। तो जी स्टार यानी कि सेल कांस्टेंट, इस सेल की जो कांस्टेंट होगा, सेल कांस्टेंट वो किसके बराबर होगा, एल अपॉन ए के बराबर होगा। इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू एल अपॉन ए। क्या ये बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? प्लीज जरा इतना पहले नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट इट डाउन। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इतना हो गया? मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इतना हो गया? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा एक बात और मैं आपको बता देता हूं। अब यहां पर देखो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए एंड कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा ए अपॉन एल। क्या बात समझ में आ रही है? अब अगर हम यहां पर सेल कांस्टेंट की बात करें तो व्हाट इज सेल कांस्टेंट, एल अपॉन ए। तो अगर आप इसको रेजिस्टेंस के साथ को रिलेट करके देखो प्यारे बच्चों, तो एल अपॉन ए, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट। दिस इज वन फॉर्मूला, मतलब मैंने एल बाय ए को रिप्लेस कर दिया। अगर आप यहां पर कंडक्टेंस की बात करो तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू कप्पा डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो ये दो फॉर्मूले भी प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस निकालना हो और अगर आपके पास में रेजिस्टिविटी हो और सेल कांस्टेंट हो तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अगर आपको कंडक्टेंस निकालना है, कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट हो तो आप कर सकते हो, या अगर आपके पास में कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी हो तो आप उससे सेल कांस्टेंट निकाल सकते हो। प्लीज बच्चों इस फॉर्मूले को भी नोट कर लीजिए, प्लीज गाइस इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा एक बात मैं आपको और बताना रह गई, वो भी आपको बता देता हूं। क्या मैं रेजिस्टेंस को ऐसा नहीं लिख सकता, 1 अपॉन कप्पा इंटू एल अपॉन ए? देखो आप हां बोलोगे तो ही मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं बढ़ाऊंगा। क्या बोला मैंने?
R इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा इंटू एल बाय ए। क्यों? क्योंकि हम लोग सब जानते हैं दैट R is resistance and it is L upon A. It is L upon A and रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है कंडक्टेंस, A अपॉन L। इसमें कप्पा ऊपर आ रहा है, तो अगर अपन रेजिस्टेंस की बात करें तो कप्पा अपॉन में चला जाएगा। देखिए कप्पा अपॉन में आ गया क्योंकि ये इसका उल्टा है। रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी भी तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। जब रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो सकते हैं तो रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी भी तो रेसिप्रोकल होंगे, तो नो डाउट रेसिप्रोकल होंगे। तो हमने लिखा R इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा इंटू एल अपॉन ए। नाउ अगर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा एल बाय ए, व्हाट इज एल बाय ए? इज जी स्टार। तो R कैन ऑल्सो बी रिटन एज जी स्टार यानी सेल कांस्टेंट अपॉन कप्पा। ये भी एक फॉर्मूला है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पिक्चर ऐसे घूम रही है और कोई खास बात नहीं है। मैं आपके लिए सारे फॉर्मूले एक बार वापस अच्छे तरीके से अलाइन करके लिख देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आई होप आपने कंडक्टिविटी सेल बना लिया होगा। मैं इसे रब करके आगे चलना चाहता हूं। चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक बार ये सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेते ताकि एक बार आपको रिवीजन भी हो जाए और परेशानी भी नहीं हो। तो फर्स्ट फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। क्या हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्लियर है? रो एल बाय ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, R is resistance, L is length यानी लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एंड A is the cross section area of electrodes। दूसरा, हम लोग सब जानते हैं that conductance is just reciprocal of resistance। ये फॉर्मूला भी हम जानते हैं। So therefore conductance is equal to A upon rho L। क्या ये फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है। अच्छा, हम लोग ये भी तो जानते हैं दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन जी। भाई ये भी हो सकता है, जब ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। तो रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट इज जी? अपन पहले यहां पर जी की बात कर लेते हैं। हम लोग सब जानते हैं दैट जी इज इक्वल टू ए अपॉन एल। तो जिस तरीके से रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का अपोजिट होता है। कप्पा इज कंडक्टिविटी एंड रो इज रेजिस्टिविटी। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं दैट कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। भाई दोनों बात एक जैसी है। अब आप यहां पर कंडक्टेंस के अंदर देख रहे हैं 1 अपॉन रो आ रहा है, 1 अपॉन रो कप्पा के बराबर है। तो यहां पर आपकी फाइनली कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा ए बाय एल। कप्पा ए बाय एल। क्या बात समझ में आ रही है? तो जब 1 अपॉन जी यहां पर रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो जी क्या है? कप्पा ए बाय एल। तो यहां पर एल ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये अपोजिट में है, तो एल ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा और कप्पा भी नीचे आ जाएगा। तो दैट इज एल इंटू एल अपॉन कप्पा इंटू ए। तो क्या इतने सारे फॉर्मूले आप याद नहीं कर सकते? बड़े आराम से हो सकते, सब इंटरलिंक है। हमारे पास में एक नई सिचुएशन आई दैट इज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है? जो हम लोगों ने कंडक्टिविटी सेल बनाया इज इक्वल टू एल अपॉन ए, दैट इज लेंथ ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स। दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, एंड ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहां पर आप देखिए एल अपॉन ए, आपको एल अपॉन ए यहां पर रेजिस्टेंस में दिख रहा है। सो देयरफॉर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जी स्टार यानी कि सेल कांस्टेंट अपॉन कप्पा। एक फॉर्मूला भी ये बना सकते हो। देन एक फॉर्मूला अब यहां पर ये देखिए एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आपके पास में पिक्चर में रेजिस्टिविटी है तो आप ऐसे भी एक फॉर्मूला निकाल सकते हो। अगर आपके पास में कंडक्टेंस है तो G इज इक्वल टू एल अपॉन ए इज G। तो ए अपॉन एल इज इक्वल टू 1 अपॉन जी स्टार। भाई इसका उल्टा हो गया, तो ए अपॉन एल इज 1 अपॉन जी स्टार। तो G इज इक्वल टू 1 अपॉन जी स्टार इंटू रो। ये देखो ये एक फॉर्मूला डेवलप हो गया वहां से।
और एक फॉर्मूला यहां से डेवलप कर लो, दैट इज G इज इक्वल टू कप्पा डिवाइडेड बाय G स्टार। तो बच्चों ये सेल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के इतने सारे रिलेशनशिप आप सब लोगों को पता होने चाहिए ताकि आप इन्हें कहीं ना कहीं यूज कर सके। क्या इतनी बात क्लियर हुई हम लोगों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? चलिए, वेरी गुड। नाउ हमारे जो काम के फॉर्मूले हैं मैं वही आप बोर्ड पर लिखे रहने दूंगा, बाकी सब मैं मिटा देता हूं। हम लोगों को जो काम का फॉर्मूला है वो एक ये है और बस यही है। यूजुअली हम इससे सारी पिक्चर निकाल लेते हैं। नाउ गाइस, ये फॉर्मूला मैंने क्यों रखा? क्योंकि जब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं, अब मैं आपके सामने व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा हूं, यहां पर मैंने बीच में डिटेक्टर लगा दिया है। किस तरीके से? डिटेक्टर, यहां पर हम हमारा सेल लगा रहे हैं, कंडक्टिविटी सेल। दिस इज योर कंडक्टिविटी सेल। देन ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कंडक्टिविटी सेल लगाने के बाद यहां पर आपको इस तरीके से सर्किट लगाना पड़ेगा। ये आपका की हो गया। जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपका सेल काम करना स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज जरा इसको देख लीजिए। आई थिंक यहां तक किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। नाउ अगर मैं इसे R1 बोलता हूं तो मैं इसे R2 बोलूंगा, R3 एंड R4। ये R1, R2, R3, R4 क्या है बच्चों? ये रेजिस्टेंस है। ये क्या है? R1, R2, R3, R4 क्या है? ये आपके रेजिस्टेंस है। क्या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? ठीक है, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। नाउ हमें क्या करना है? हमें इस कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस पता करना है। हमें इस कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस पता करना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आप लोगों को क्या करना होता है? आपने 1, 2, 3 आप लोगों ने ऐसे मेटल लगा लिए या ऐसे सब्सटेंस लगा लिए जिनका रेजिस्टेंस आपको नोन हो। तो इन 3 की वजह से आप ये जो चौथा होता है इस अननोन का आप लोग रेजिस्टेंस पता लगा सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। तो अब हम लोगों को व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से इस बात को समझिएगा कि अगर हम चाहें तो हम लोग सेल कांस्टेंट की वैल्यू रेजिस्टेंस से निकाल सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो L बाय ए। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात समझो, जब कभी भी अपने पास में कंडक्टिविटी सेल होता है, आप कंडक्टिविटी सेल के अंदर ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो गैप है L, आपके लिए ये निकालना कभी कभी इनकन्वीनियंट हो जाता है। इस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चलते सेल में जब ये सेल वर्क कर रहा होगा तो आप इसका क्रॉस सेक्शन एरिया या इसकी लेंथ निकालना आप लोगों के लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि बात यहां पर मेटल की नहीं है। आप बोलोगे सर इन दोनों मेटल के बीच की डिस्टेंस L है, हमें तो दिख रही है, लेकिन प्यारे बच्चों हमारा यहां पर कहना यह है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितने आयंस काम कर रहे हैं। भाई कंडक्टिविटी तो आयंस की वजह से हो रही है, तो चलते सेल में इन दोनों के बीच में कितने आयंस है ये हम थोड़ी गिन सकते हैं। तो सिर्फ लेंथ पर डिपेंड करना या सिर्फ लेंथ के भरोसे रहना मुझे नहीं लगता ठीक है। ये एनसीईआरटी वालों को भी नहीं रखना है कि ठीक है। इसीलिए उन्होंने बोला कि आप इस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस निकाल के, कप्पा निकाल के सेल कांस्टेंट निकालना इज नॉट फेवरेबल। इनफैक्ट अगर आपके पास में L बाय ए की वैल्यू है तो हम लोग सब जानते हैं L और A की वैल्यू रखो, इससे आपको G स्टार मिल जाएगा। अगर आपके पास में उस सॉल्यूशन की जो आपने कंडक्टिविटी सेल में पढ़ा है, अगर आपके पास में उसका कंडक्टिविटी है तो आप G अपॉन कंडक्टिविटी करके सीधे सीधे रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो आप इतना ज्यादा झंझट करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखना, L and A of an ionic solution in conductivity cell, in conductivity cell cannot be obtained accurately.
आप इसे एक्यूरेटली पता नहीं कर सकते। तो अगर आप एक्यूरेटली पता नहीं कर सकते तो एल और ए की वैल्यू अगर गड़बड़ आई तो जी स्टार गड़बड़ हो जाएगा। चलो मैंने माना कप्पा मुझे गिवन है, कंपाउंड का कप्पा मुझे गिवन है, लेकिन जब जी स्टार गलत आएगा तो कप्पा से जब उसको डिवाइड करूंगा तो रेजिस्टेंस भी मेरे पास में गलत आएगा। इसलिए मैं उसको यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाऊंगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाने के बाद R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R3 इंटू मैंने R1 R4 ठीक है, R3 इंटू R2 अच्छा R2 हमारे लिए अननोन है, तो जब आप R2 यानी रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टिविटी सेल फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 इंटू R4 अपॉन R3। तो आप इस फॉर्मूले से बहुत आराम से और बहुत एक्यूरेटली इस कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। समझ में आ रही बात आप लोगों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी आयोनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पता कर सकते हो। और एक बार अगर आपको रेजिस्टेंस पता चल गया, अगर एक बार आपको ना हो, अगर आपको रेजिस्टेंस पता चल गया, रेजिस्टेंस आप लोगों को पता चल गया और अगर आपके पास में कप्पा की वैल्यू नोन है तो आप इस फॉर्मूले से जी स्टार पता कर सकते हो। तो जी स्टार इज इक्वल टू कप्पा इंटू आर। समझ पा रहे हो बात को? अगर आपको कप्पा फाइंड आउट करना है तो कप्पा इज नथिंग बट जी स्टार डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको व्हीटस्टोन ब्रिज से मिल जाएगा और सेल कांस्टेंट आपको गिवन होगा। तो यहां पर अब आपको या तो कंडक्टिविटी गिवन हो या आप लोगों को सेल कांस्टेंट गिवन हो, तो आप उसके बेसिस पर रेजिस्टेंस पता लगा सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज से, और व्हीटस्टोन ब्रिज से रेजिस्टेंस निकाल लो, और अगर कप्पा नोन हो तो सेल कांस्टेंट निकाल लो, और अगर सेल कांस्टेंट गिवन हो तो कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी निकाल लो। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग काम कर सकते हो। तो इन फॉर्मूलेस को आप लोगों को अपने पास में अच्छे तरीके से नोट करके रखना है। थोड़ा सा बोरिंग सा टॉपिक है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अब क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब गाइस हमारे पास में लेट से ये जो आयोनिक सॉल्यूशन है, ये आयोनिक सॉल्यूशन मेरे पास में 1 मोलर है, मेरे पास 1 मोलर आयोनिक सॉल्यूशन है। सो द कंडक्टिविटी of 1 molar ionic solution is known as मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे इसको? मोलर कंडक्टिविटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास में एक 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है या अगर आपके पास में एक 1 मोलर आयोनिक सॉल्यूशन है तो उससे आप लोग क्या नाम देंगे? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय डेल्टा एम। इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय डेल्टा एम। समझ में आ रही बात हम लोगों को? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा। कप्पा इज योर कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की, आयोनिक सॉल्यूशन की जो भी मोलैरिटी होगी उससे डिवाइड करो। तो अब यहां पर हमारे पास में ये सिस्टम ही खत्म हो गया कि 1 मोलर होना जरूरी है। अगर आपके पास में आयोनिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दे रखा है 0.5 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। अच्छा, कप्पा हम लोग ऑलरेडी समझ गए। कप्पा निकालने के हमारे पास में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। अभी हम लोगों ने सेल कांस्टेंट से निकालना सीखा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज लगाकर सेल कंडक्टिविटी सेल बनाकर आप कप्पा, आर, रो, जी स्टार सब निकाल लो और K इंटू 1000 अपॉन एम करो तो आपको क्या मिल जाएगी? आपको मिल जाएगी मोलर कंडक्टिविटी। क्या मोलर कंडक्टिविटी के अंदर किसी तरीके की कोई दिक्कत? ठीक है। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो कप्पा की यूनिट होती है साइमन मीटर स्क्वायर अपॉन मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल्स, तो पर मोल। अच्छा, मैंने ऐसा लिख देते हैं पर मोल। तो दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आप लोगों को यूनिट्स पर थोड़ा सा फोकस करके रखना होगा। यू गाइज मस्ट नो कि इसकी यूनिट्स क्या होती है, कैसे आपको इसकी यूनिट को यूज करना है। मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, कई कई जगह पे आपको ये सेंटीमीटर स्क्वायर भी दिखेगा, चलेगा, डिपेंड कर रहा है कि वैल्यूज किसके अंदर दे रखी है। तो साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, अरे सॉरी मीटर स्क्वायर है, नॉट पर मीटर स्क्वायर, सॉरी। या आप इसको साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ऐसे भी आप इसे यूज कर सकते हो। तो बच्चों यहां पर हमारे आयोनिक सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें करी। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होगी। नाउ गाइस अगले वीडियो में हम लोग मूव ऑन करेंगे कोहलरॉश लॉ की तरफ, और आयोनिक सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी के अंदर कैसे वेरिएशन आता है डाइल्यूशन करके, या ये आयोनिक सॉल्यूशन में किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है उसके बेसिस पर। तो गाइस पहले जरा इतना देख लो, समझ लो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये वीडियो में जो मैंने बातें बताई ये समझ में आई या नहीं। फिर हम लोग मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर गाइस इस टॉपिक की चीजें समझ में नहीं आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो, ताकि मैं एक बार वापस इसका रिवीजन करा सकूं। अगर समझ में आती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिना समझे आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। तो गाइस प्लीज इतना नोट करें, पढ़ें अच्छे तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।